बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गुड मॉर्निंग. well not good, yes, still good morning. Good morning friends. अपना कानून और आप का आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं. अपना एक सिंपल अपडेट जो आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ. दो तीन चीजें आई हुई हैं, कुछ नया केस लॉ भी आया है और बहुत सारे लोगों को जिस चीज गवर्नमेंट की तरफ से क्या अख्तियार किया जा रहा है या कोर्ट्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अब उसके ऊपर बातचीत करते हैं. Yesterday was a very important day for that. कल एक जजमेंट आई है. मुझे अभी पूरी जजमेंट मैंने नहीं पढ़ी. इट वाज ओनली अनाउंस्ड yesterday. शाम को कल मैंने तो उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर फॉलो किया है. वन ऑफ द बैरिस्टर्स जो उसको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट की है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पॉलिसी है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, इसकी ये बात नहीं कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इसकी टेस्टिंग जिस तरह की जाती है, जो मीन्स टेस्ट किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है. ये कोर्ट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कल. अब इसके अंदर क्या है, डिटेल्स क्या है, मुझे अभी नहीं पता उनके बारे में, लेकिन जैसे डिटेल्स आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे. अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है. अगर आपने अप्लाई करना है पब्लिक फंड्स के लिए या आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से जो उसको असेस किया जाता है, वो जो असेसमेंट है उसको गलत करार दिया गया है. यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स देखी जाती हैं. अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में कोई भी पैसे पड़े हुए हैं तो कहते हैं कि जी आप तो डेस्परेट नहीं हैं या आप डेस्टिट्यूट नहीं हैं. उसी तरह से अगर आपकी कोई एसेट्स हैं या आपकी कोई चीज मौजूद है आपके पास, तो वो कहते हैं कि जी आपको तो उसकी जरूरत नहीं. अब अगर आपका घर है, आपने मॉर्गेज पे घर ले लिया हुआ है और आप चल रहे हैं और आपका जॉब खत्म हो जाता है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है, आपका घर होने की वजह से क्या इसका मतलब ये कि जी आप घर में से ईंटें तोड़ तोड़ के खानी शुरू कर देंगे? ऑब्वियसली नॉट. आपने घर बेच के अपने बच्चों को खिलाना पिलाना नहीं शुरू कर देना? ऑब्वियसली नॉट. सो वहां पे जब हम ये बात करते हैं कि रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स होना चाहिए, उस चीज को होम ऑफिस रद्द कर देता है ये कह के कि नहीं, आपके पास एसेट्स हैं या आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसे आए हुए हैं या पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं. सो दिस बिकम्स द प्रॉब्लम. इसके ऊपर अभी आर्ग्यूमेंट्स जो चल रही हैं, जो चल रही थी, उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया. आई डोंट नो द डिटेल्स. जैसी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह. अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं. मुझे पता है फोन कॉल्स चल रही हैं ऑलरेडी. अब आप लोग जानते हैं नंबर कौन सा है. सो ओके, आप जानते हैं नंबर कौन सा है. सो पहली कॉल लेते हैं. जी हेलो. वालेकुम अस्सलाम जनाब. अल्लाह का शुक्र, खैरियत. आज आप हमारे पहले कॉलर हैं. क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कॉलर हो गया. थैंक यू जी. अच्छा बुखार साहब, सॉरी, मैंने एक रिक्वेस्ट थी. वो मैं नेक्स्ट मंथ आईएलआर अप्लाई कर रहा हूँ ना. ओके. तो प्रॉब्लम ये है, लाइफ इन यूके गवर्नमेंट विद इंग्लिश तो मेरे पास मेरी डिग्री है, ठीक है जी. लाइफ इन यूके में प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैंने केस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है. ठीक. केस अप्लाई किया हुआ क्या मतलब? मेरा ऑलरेडी केस प्रोसेस है. ऑलराइट. अच्छा ठीक है जी. हाँ, पेंडिंग एप्लीकेशन है. हाँ ठीक है. और मेरा बिजनेस स्टेटस ऑल आर क्लियर. ओके. But the problem is मैं नेक्स्ट मंथ जो अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा पासपोर्ट होम ऑफिस में है, ठीक. और लाइफ इन यूके की गाइडलाइन चेंज होगी दिसंबर 2019. ओके. एक गाइडलाइन कहती है कि आप को इससे पहले गाइडलाइन कहती थी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कर सकते थे, कोई भी प्रूफ ऑफ आईडी के ऊपर कर सकते थे. हाँ, प्रूफ जी ऑफ आईडी, दैट्स राइट. ठीक. अब जो है वो पासपोर्ट या पीआरपी चाहिए, वो दोनों मेरे पास नहीं है. ठीक है. तो अब मैं फंस गया हूँ, मतलब क्या करूं? भाई आप फॉरेन होम ऑफिस को लिखिए, उनको आप ईमेल कीजिए और उनसे कहिए कि जी मुझे ये फॉरेन चीजें चाहिए, मैंने आईएलआर के लिए अप्लाई करना है और मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. या आपको सर्टिफाइड कॉपी भेज दी जाएगी या वो आपको कॉन्फर्मेशन भेज देंगे जिसमें लिखा होगा कि होम ऑफिस की तरफ से अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज के ऊपर. सब वो आपने करना है उनके साथ. ये इसको फौरन कर लीजिए. और अगर आपको वो आप उनको लिखते हैं और आप उससे कहते हैं कि जी आई नीड इट विद इन द नेक्स्ट 3 days, आई नीड इट विद इन द नेक्स्ट 7 days, अगर वो 7 days में आपको नहीं करते तो उसको फिर चेसअप करना है आपने और उसको कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट में ले जाइएगा. उसको कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट में जाके काम काफी जल्दी हो जाता है. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम जी. बेस्ट ऑफ लक. ओके. अच्छा अभी और है जी, बताइए. सॉरी, ये कोविड के चक्कर में जो ऑफिसेज वगैरह बंद हैं, अभी सेंटर्स वगैरह सारे जी, तो ये कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा ये अगर सेंटर नहीं खुलता और मेरा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो पाता इन द मीन टाइम? तो भाई आप एक सिंपल चीज मैं आपको जो मिसाल देता हूँ यहाँ पे. अगर आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपका वीजा खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर ऑन द 21st of May, आपका वीजा खत्म हो रहा है 22nd of May को.
अब आप क्या करोगे कि जी सेंटर्स बंद है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा? ऑब्वियसली ना, आपने अप्लाई तो करना है। अप्लाई आप करते हो ऑनलाइन। सो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन करने के बाद नाउ योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग विद द होम ऑफिस। अब वो आपको महीने बाद भेजते हैं, 2 महीने बाद भेजते हैं, डजंट मैटर। सेक्शन 3C विल किक इन। आपका जो वीजा चल रहा है अभी, जो आपकी कंडीशंस चल रही हैं, वही कंडीशंस कंटिन्यूड रहेंगी जब तक वो आपका फैसला नहीं करते। मेरे जो भी मैं हर वीक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं यहां पे कि हमारे फैसले हो रहे हैं, हमारे डिसीजंस आ रहे हैं, हमारे बायोमेट्रिक कार्ड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली ये उनके हो रहे हैं जिनके पहले बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं। जो नई एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं उसके अंदर जो होम ऑफिस ने अभी तरीका इख्तियार किया वो ये, आपने एप्लीकेशन सबमिट करा दी, आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी जो कन्फर्मेशन आती है उसके अंदर होम ऑफिस पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं जो जाके आपने वहां पे सेंटर पे देने होते थे। वो होम ऑफिस आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि जी आप हमें ईमेल कर दें या आप हमें पोस्ट कर दें। वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको कर लेते हैं। जब उनका मामला खत्म हो जाता है, अगर उस वक्त तक सेंटर्स खुले नहीं हैं, देन दे विल इनवाइट यू फॉर एन अपॉइंटमेंट। एक आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेंगे या वो इंतजार कराएंगे आपको कि अच्छा अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो जब सेंटर्स खुल जाएंगे तब कर लीजिएगा उसको। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आपने अपने वीजा डेडलाइन मिस नहीं करनी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका कहीं पे वीजा डेडलाइन आती है उसको मिस ना कीजिएगा। अब आपके केस में जो आपने मुझे बताया कि आपका केस चल रहा है अभी, विच मीन्स कि होम ऑफिस में आपका केस अभी पेंडिंग है। सो आर यू गोइंग टू गो विद वो सेक्शन 3C लीव आपकी चल रही है और आप 10 साल के अपने क्वालिफाइंग पीरियड के ऊपर आ रहे हैं, वहां से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलिए, बस मेक श्योर कि आप टेक्निकलिटीज को अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि अक्सर लोग वहां पर टेक्निकलिटीज में गलती कर जाते हैं। बस उसको समझ लीजिएगा। ये नहीं होता कि अगर आपका वीजा चल रहा था, खत्म हो रहा था, खत्म होने से पहले आपने एप्लीकेशन डाल दी, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हो गई, उसके 14 दिन के अंदर आपने नई एप्लीकेशन डाल दी, अब आपका वीजा खत्म हो चुका है, वो 14 दिन के अंदर अगर आप नई एप्लीकेशन डाली भी है तो वो आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यू नहीं करेगी। मेरे पास एक केस, बल्कि एक नहीं बहुत सारे आते हैं। लास्ट वीक एक केस आया था जो कंसल्टेशन मैंने की थी, उसके अंदर उन्होंने 4 या 5 एप्लीकेशंस डाली ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, उस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए। और खुद भी बंदा बेचारा खुद नहीं कर रहा था, किसी वकील साहब के साथ लगे हुए। अब वो 4 या 5 एप्लीकेशंस डाल के पहुंचे हैं वो एंड पे कि अच्छा जी अब हमारा इंडेफिनिट लीव का टाइम हो गया। इंडेफिनिट लीव के टाइम पे जब जाके उन्होंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो उनको रिफ्यूज कर दिया गया, ये कह के भाई आपका तो 9 महीने पहले वीजा खत्म हो चुका था और उसके बाद जो भी आप एप्लीकेशंस डालते रहे हैं उसमें सेक्शन 3C कंटिन्यू नहीं होती बिकॉज यू डिडंट हैव एनी लीव एट दैट टाइम। इस चीज का ख्याल रख लीजिएगा कि आप किसी इस तरह के ट्रैप में ना आप गिर जाएं और किसी इस किस्म की प्रॉब्लम में ना आ जाएं। ओके जी, चल यू वेलकम जी। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये मेरा बड़ा पुराना एक मर्ज है, मुझे लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं जब से मैंने ये कानून और आप करना शुरू किया था वीनस टीवी के ऊपर, वो ये कि जी आप इतना ज्यादा बोलते हो, इतना ज्यादा जवाब देते हो, इतनी डिटेल में चले जाते हो। और मेरा जवाब हमेशा से यही रहा है कि मैंने एक यूके का इमिग्रेंट अपने पास लाके अपना क्लाइंट नहीं बना लेना। मेरा यहां पे ये प्रोग्राम करने का मकसद है मैं ये इंफॉर्मेशन बांटूं, मैं लोगों को समझाऊं कि भाई आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप लल्लू पंजू वकीलों के हाथों लुटना बंद करें। नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा काम है। अगर आप मेरी एक्सपर्टीज देखते हैं, आप मेरी बात को समझते हैं, यहीं से वर्ड ऑफ माउथ चलता है और यहीं से फिर हमारे पास काम आता है और यहीं से हमारी रोजी रोटी चलती है। दोनों चीजें जब साथ साथ चलती है तो भाई मुझे क्या नुकसान है किसी को डिटेल देने में। अभी कॉल्स आ रही हैं, आई अंडरस्टैंड। मैं अगली कॉल लेता हूं जी, और जैसे ही अगला सवाल शुरू करेंगे, एक सेकेंड है जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत जी। जी अली भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब 2011 में आता मुझे 10 आवर्स अलाउड थे, ठीक है, तो मुझे 6 मंथ के बाद मुझे एक जॉब मिली और जॉब के बाद मेरे साल का वीजा था और वीजा भी खत्म हो गया, मैंने जॉब भी कंटिन्यू की। 3-6 महीने के बाद मुझे सेकंड वीजा मिल गया, ठीक है, फिर मैं जॉब करता रहा जी। सेकंड वीजा के टाइम पे मैंने अपने जॉब छोड़ दी और सेकंड वीजा पे मुझे वर्किंग आवर अलाउ नहीं थे। अच्छा, जो आपको पहले जो आपको 10 आवर्स अगर अलाउड थे तो आप 10 आवर्स ही काम कर रहे थे या उससे ज्यादा काम कर रहे थे? स्टार्ट में 10 आवर्स थे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ज्यादा हो गए थे, 15-20 स्पेशली गए थे। यानी 15-20 आप काम कर रहे थे लेकिन अलाउड नहीं था आपको? ओके फाइन, ठीक जी, गो ऑन। फिर तो सेकंड वीजे पे मैंने वो जॉब छोड़ दी जब पास आया, ठीक है, तो वीजा मेरा एक्सटेंड हो गया, उसके बाद थर्ड वीजा भी मेरा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो मुझे 1-1 साल के मिलते रहे। और जब फोर्थ वीजे पे जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो ये टर्म की वजह से सारे यूनिवर्सिटीज होगा ना कि सेक्शन एकदम बेटर हो गए, ठीक,
ठीक है, फिर मुझे उस टाइम FLR डालना पड़ा। भाई जी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आप कह रहे हैं जी पहले टायर एक चला, फिर दूसरा पहिया चला, फिर तीसरा पहिया चला, फिर चौथा पहिया, फिर गाड़ी आगे चलना शुरू। इतनी डिटेल में नहीं जाना आपने। आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है, फिर मैं वहां से आपसे इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। बताइए। ठीक है, तो बस एक तो ये कि क्या टर्नओवर जो है ये आगे जाके मुझे नेशनलिटी पे पास होते हैं? बस आप देखे ना, आपने सवाल पूछा, मैं आपको सीधा जवाब देता हूं उसका। आपने जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, आप अगर 2011 में आए हैं तो प्रिज्यूमेबली आप 2021 में जाके नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करेक्ट? या 2021 में जाके आपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलें, आप जब भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, अच्छा आप जब भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे वहां से आपके पिछले 10 साल देखे जाएंगे। सो लेट्स से 21 मई 2021 आप अप्लाई करना चाहते हो नेशनलिटी के लिए, उस वक्त आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा। सो गोइंग बैक टू 21 मई 2011। अब 21 मई 2011 के बाद से अगर आप कहीं पे भी इन ब्रीच काम करते रहे या इन ब्रीच आप रहे यहां पे, ओवरस्टेयर हुए या आपका कोई टाइम नहीं गुजरा, वो सारा कुछ उसके अंदर काउंट हो सकता है, क्योंकि आप गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकोगे फिर। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? जब आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो आपकी सारी पिछली इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आप दें या ना दें, अक्सर लोग समझते हैं जी हम तो बड़े वो साइंसदान है यहाँ पे, तो हम उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं होती। आप जब अपनी एप्लीकेशन करते हैं आप उनको ऑथराइजेशन दे रहे होते हैं कि वो गवर्नमेंट की और बॉडीज से आपकी और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इफ द होम ऑफिस वांट्स, आप जब एप्लीकेशन करते हो वो आपका नाम HMRC को भेज के वहां से आपका सारा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि आप कब कब काम करते रहे, आपने कितना टैक्स पे किया, कितने नंबर ऑफ आवर्स आप काम कर रहे थे। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन कुड बी विद देम। सो अगर आपको लगता है कि जी मैंने 2011 में काम किया था और वो चीज मुझे तंग कर सकती है, 2012 में मैं सीधा हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया था, तो फिर 2022 का वेट कर लीजिएगा नेशनलिटी के लिए, सो दैट यू आर नॉट इन दैट ऑफेंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट 10 years। समझ आई? बिल्कुल। और अच्छा एक और क्वेश्चन ये था जी, कि जैसे मेरा मतलब कि 3 साल वीजा प्रॉपर हुआ, चौथे पे मैंने FLR डाल दी फॉर द टाइम बिन के लिए, और FLR मेरी वो रिफ्यूज हो गई। ठीक है, फिर मैंने कोर्ट के लिए अपील के लिए मैंने अप्लाई किया जी, और इन सब पीरियड में मैं लीगल था, बट जब जैसे मेरे पास कोर्ट की अपील आई तो मैंने उसके बाद मैंने असाइलम अप्लाई कर लिया। राइट। ठीक है, तो मेरा असाइलम जो है वो स्क्रीनिंग हुई। भाई जी अब आप जा रहे हो बहुत ज्यादा डिटेल्स में। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जब मेरे साथ यहां पे बात करते हो आप एक सवाल पूछिए डायरेक्टली, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। जब आप इस तरह के डिस्कशंस में जाते हो ना जहां पे ग्रे एरियाज आते हैं, जहां पे अच्छा वो टाइम मेरा लीगल कंसिडर होगा कि नहीं, अब मैं आपको कह दूं कि जी मैं बड़ा फन्ने खाऊं, मुझे सारी बात आती है, मुझे सारा कानून आता है, हाँ जी आपका टाइम लीगल है, आप कल को अप्लाई कर देते हो इंडेफिनिट लीव के लिए, वही चीज जिसके लिए मैंने आपको कह दिया कि टाइम लीगल है, अगर वो पता चलता कि जी आपका गैप था, आप तो मुझे ही गालियां निकालेंगे ना फिर। इसलिए कह रहा हूं कि अपने इंफॉर्मेशन सही जगह पे देके सही इंफॉर्मेशन लिया करें आगे से। ये जो चीज होती है ना हमारे, ये एक नेशनल आदत सी बन गई है कि अच्छा बस जहां से वो शॉर्टकट मार लें। प्लीज वो शॉर्टकट ना मारिए, ये आपकी जिंदगी का मामला है, आपके इंडेफिनिट लीव का मामला है। जब आपका टाइम होता है उस टाइम पे जाके किसी प्रॉपर वकील के साथ, किसी मेरे जैसे बेवकूफ के साथ बैठ के बात कर लीजिएगा जो आपको ज्यादा डिटेल में सारा कुछ समझा देगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि आपने कब अप्लाई करना। ओके चले, ऑल द बेस्ट जी। ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मुझे पता है कि ये किसी को सुनना पसंद नहीं होता कि अच्छा आपको मैं यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूरी होता है आपके केसेस के लिए, क्योंकि गलत बात कह देना और ज्यादा जुर्म हो जाता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर 2 वीक पहले भी कॉल किया था, वो जो मेरे बेटे के लिए मैंने चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई किया था। अच्छा, तो आपने मुझे कहा था कि जी आप बिल्कुल एलिजिबल है। ओके। लेकिन मैंने जब दोबारा कॉल किया है सिटीजन एडवाइस ब्यूरो को, उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और बल्कि जो आप बड़े वाले बेटे के पैसे ले रहे हैं जी वो भी आपको वीजे की रिन्यूअल के ऊपर में भी वापस करने पड़ेंगे। बड़ा बेटा आपका ब्रिटिश नेशनल है? जी। अच्छा, तो अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको एक जवाब दिया, फिर आपने जाके सिटीजन एडवाइस ब्यूरो से पूछा, उन्होंने आपको कहा कि बिल्कुल नहीं करना, करेक्ट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, और उन्होंने कहा जो आपने बड़े वाले के अब तक क्लेम किए हैं 2 साल, वो जी, भी आपको भी वापस करने पड़ेंगे। अब आप मेरा ख्याल है 3 और ट्राई कर लें तो आप बेस्ट ऑफ 5 खेल लीजिएगा, क्या ख्याल है? नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे किसी और लॉयर ने जिन्होंने हमारा केस अप्लाई किया था जी, मतलब जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आपसे कहा था कि आपने बेनिफिट्स नहीं लेने, राइट? उन्होंने ये कहा, हमने उन्हें फोन किया, मैंने कहा आपके पास माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप हमेशा
दे रहे होते हैं, जो यहाँ पे मैं आज रीड प्रोग्राम देखी जी, उन्होंने इतना डरा दिया है, उन्होंने कहा कि ये बाकी केस पेंडिंग है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जिन के पास, जिन पेरेंट्स के पास ये वाले 2.5 साल का वीजा है, वो ये वाले बेनिफिट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, मे भी कल को मेरा वही प्रॉब्लम था, वो जो कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज का केस था, उसमें मुझे डिसेप्शन का केस लगा था 2008-2009 वाला, राइट? ओके जी, हम 2 बार आपके पास भी आए थे और अच्छा, आपने ही हमें कहा था कि आप 10 साल तक वेट करें, और हमने फिर 10 साल के बाद अप्लाई किया था। ओके, और वो कह रहे हैं कि मे भी जब आप नेशनलिटी के ऊपर जाएंगे, आपके अब दोबारा भी वो केस खुल सकता है। ओके, मतलब बहुत सख्त लॉ आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब आप मुझे जो फोन कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज अगर तो आप मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कर रहे हैं कि जी बुखारी साहब आप जो बता रहे हो वो 2 बंदों से डिफरेंट है, तो मैं उसका क्या करूंगा? क्योंकि मुझे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन लगी है, मैं ऑब्वियसली उनके पास जाऊंगी ना ऑफ दोबारा। कोर्स, नहीं, ये बात गलत है जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आप वहां जाएंगे। अच्छी इन्फॉर्मेशन तो आपको वो लगेगी जो आपके काम की होगी। अगर मैं आपकी बात सुन के और आपकी मर्जी की बात आपको कह दूं, चाहे वो जितनी भी गलत हो, तो आप चल पड़ेंगे उसके ऊपर, समझे ना? एग्जैक्टली अब आप लॉ का पूछ रही हैं, लॉ का आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको एक जवाब दिया। लॉ का आपने अपने वकील साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं करना। फिर लॉ का आपने जाके सिटीजन एडवाइस ब्यूरो से कहा, उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं करना। अभी मैं एक तरफ हूं और 2 वकीला हजरात दूसरी तरफ हैं। मैं आपसे अब ये कहूंगा कि अब ये आपकी सिचुएशन आ गई, आप 4 बंदों से और पता करेंगे तो हो सकता है आपको 4 डिफरेंट ओपिनियंस और मिलेंगे। ये बेस्ट ऑफ 5 खेलना बंद कीजिए, एक बंदा चूज करें जिस बंदे को आप ट्रस्ट कर सकें। अगर उस बंदे को आप ट्रस्ट करते हैं तो फिर पूरे ट्रस्ट के साथ उसकी बात को फॉलो करें। अब मैं जो आपको चीज कह रहा हूं, मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस क्या कहता है, अगर आपके पास नेशनैलिटी है आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव है आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स अलाउड है आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ अलाउड नहीं है तो आप कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जो बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, जो बच्चा यहां पे 10 साल से रह रहा है और 10 साल रहने के बाद अब वो अप्लाई करता है और उसको नेशनैलिटी मिल जाती है, वो ब्रिटिश नेशनल बन जाता है। अगर वो अप्लाई करना चाहे, उस बच्चे के लिए आप चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करना चाहे, तो वो उस बच्चे का राइट है एज ए ब्रिटिश नेशनल। उसके अंदर आपकी तरफ से कोई चीज नहीं आती बीच में। ये जो दूसरे वकीला हजरात कह रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनके साथ डिसएग्री करता हूं, मैं उनकी बात के साथ अग्री नहीं करता। ये मेरा जवाब है जी। आपके ऊपर अब है कि आपने मेरा जवाब मानना है या आपने किसी और की बात माननी है। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग। बिल्कुल जी, अगर ये बात मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं और वो बाकी सब हजरात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यही होगा आपके साथ कि आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता। मेरे से आप जब सवाल पूछोगे तो मैं आपको वो जवाब दूंगा जो मैं समझता हूं। और मेरे मुताबिक अगर एक बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं, तो वो बच्चे की बेस पे उसके चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड बेनिफिट बच्चे के लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा। सो यू आर नॉट टेकिंग एनी रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। अब बात समझ आई जी? दिस इज माई आंसर। अनफॉर्चुनेटली आप वो सिटीजन एडवाइस ब्यूरो की बात करें या आप किसी और की बात करें, अनफॉर्चुनेटली जब तक मुझे कोई कानूनन चीज नजर नहीं आएगी डिफरेंट हो जो मेरे से, मैं उसको अग्री नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेट ये मेरा मसला है कि मैं जब तक एक चीज देख ना लूं, समझ ना लूं, या मुझे कानूनी आप एक चीज समझा ना दें, मेरा दिमाग खराब ही रहता है, मैं वहां से नहीं हटता। ओके, चले, ऑल द बेस्ट जी, खुदा हाफिज। ये एक सिचुएशन हर एक की प्रॉब्लम है। क्यों? आपने मुझसे बात की, उसके बाद आपने जाके एक और बंदे से बात की, फिर आपने अपनी आंटी से बात की, फिर आप बैठे हुए थे किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, उसके साथ पूछ लिया, फिर आप खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, वहां से पूछ लिया, बाल कटवाने गए, वहां से पूछ लिया। ये सारी चीजें जो होती हैं, जिस बंदे का काम हो उसको करने दिया करें। आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मैं समझता हूं। जी हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुखारी साहब, क्या हाल है? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप बताइए। बुखारी साहब, सिर्फ 3 छोटे क्वेश्चन है। एक, यूपी टेस्ट कितना अच्छा मैंने आज किया। क्या सॉरी दोबारा बोलिएगा। लाइफ एंड यूके टेस्ट। हाँ, लाइफ इन द यूके टेस्ट कितनी देर वैलिड रहता है? अच्छा, ठीक, जी। ओके। अगर एक बंदा नेशनलिटी के 2 साल के बाद अप्लाई करना चाहता है तो वो वैलिड रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड, एक बंदा नेशनैलिटी के 2 साल बाद अप्लाई करना चाहता है, क्या मतलब जी? नहीं सॉरी, इंडेफिनिट के। इंडेफिनिट के 2 बाद, अच्छा चलें ठीक है, बंदे को इंडेफिनिट हुई थी, चलें ठीक। एक तो लाइफ इन द यूके का टाइम हो गया आपका, ओके, 6 साल के रूट पे हुआ था। ओके फाइन, लाइफ इन यूके टेस्ट सिस्टम नहीं चाहिए जी, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि वो मेरी वालदा के लिए,
उन्होंने पाकिस्तान से ना 3 दफा अप्लाई किया विजिटर वीजा, ठीक है ना। Okay. ये रिफ्यूज का बात सिखा दिया जाता है कि हम सेटिस्फाई नहीं किया वापस आओगे, जबकि वो 10 दफा यहाँ यूके में उनके पास पॉइंट्स का वीजा भी रहा है, ठीक है, और वो हमेशा 2-3 महीने रह के ना वापस जाती रही है। Okay. और अभी पिछले 1.5 साल से ना उन्होंने ये ड्रामा किया हुआ कि वी नो सेटिस्फाई। ओके फाइन, ठीक। तीसरा सवाल आपका सर? और तीसरा सवाल ये है कि अभी नेशनलिटी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि सारी चीजें डन है, अभी नेशनलिटी अप्लाई हो सकती है, आप लोग की सर्विस जारी है इस चीज पे? ओके, और कोई चीज आपकी? बस यही पूछना है आपने? बस जी। मैं पहला आपका तीसरे सवाल से जवाब शुरू करता हूं, बिकॉज वो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। आपने पूछा कि हमारी सर्विस जारी है कि नहीं। मैं इस वक्त अपने होम ऑफिस में बैठा हुआ हूं। होम ऑफिस का मतलब क्या है कि जी मेरा कंप्यूटर, मेरा प्रिंटर, मेरा टेलीफोन, मेरी स्कैनर्स, मेरी हर चीज यहां पे सेटअप है। उसी तरह से मेरे सारे स्टाफ का अपने अपने जगह पे हमने सेटअप बनाया हुआ है। प्लस 2 स्टाफ मेंबर्स ऑफिस रोज जाते हैं। हम सारे ऑफिस नहीं जा रहे, वो 2 स्टाफ मेंबर्स ऑफिस रोज जाते हैं, पोस्ट कलेक्ट करते हैं, जो पोस्ट भेजने वाली होती है वो सब कुछ जाते हैं। एवरीथिंग इज कंटिन्यूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम चल रहा है, और मेरा ख्याल है पहले से बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। बिकॉज जब मैं अपना घर पे बैठ के काम कर रहा होता हूं, मैं ऊपर आके अपना दरवाजा बंद कर देता हूं, बच्चों को ऐसा होता है कि जी मैं घर पे नहीं हूं, और उसके बाद मैंने अपना काम चेक करना है, अपनी कंसल्टेशंस करनी है, अपनी रिसर्च करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। आई एम डूइंग एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह काम परफेक्टली चल रहा है। अगर आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, आपकी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपकी रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे, फिर बाय पोस्ट एंड बाय ईमेल उसको भेजा जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपने अप्लाई करना हो वो कर सकते हैं। अब आपके मैं पहले सवाल के ऊपर आता हूं। पहला सवाल था आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट, उसका टाइम क्या होता है? सिंपल एक बात याद रखिए, ये किसी से ना पूछेंगे किस चीज का कितना टाइम होता है, बिकॉज थिंग्स चेंज। अगर मैं आपको अभी कह दूं कि जी लाइफ इन द यूके टेस्ट फॉर एवर होता है, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। उसके बाद कल को अगर होम ऑफिस ने कोई और चीज अनाउंस कर दी हुई, आपके दिमाग में वही रहेगा कि नहीं जी फॉर एवर मेरा वही टेस्ट चल रहा है। सो प्लीज डोंट डू दैट। सिंपल थिंग, आप जहां से आपने टेस्ट किया था आराम से वहां पे एक ईमेल कर दीजिए या उनको फोन कर दीजिए। आपका सर्टिफिकेट का नंबर होगा, वो उनको नंबर दे दीजिए और कोट करके उनसे कहें कैन यू प्लीज कंफर्म दैट दिस इज स्टिल वैलिड, आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन टुडे। उसका फायदा क्या? अगर किसी वजह से होम ऑफिस ने कुछ चेंज कर दिया तो आपको एक डॉक्यूमेंट आपके पास है जो कि होम ऑफिस के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, व्हिच सेज कि आपने लाइफ इन द यूके रजिस्टर किया हुआ है एंड दैट इज वैलिड। सो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी वकील हजरात से पूछें कि ये वैलिड है कि नहीं। जनरली अगर आपने 2 साल पहले लाइफ इन द यूके टेस्ट किया, इट शुड स्टिल बी वैलिड, बट आई वुड ऑलवेज से किसी भी सर्टिफिकेट के लिए जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वहां से कंफर्म किया करें। कभी किसी बंदे से ना पूछें कि जी ये वैलिड है कि नहीं। हर बंदा आपको सुनी सुनाई बात करेगा। वेयर एज अगर आप जाएंगे वापस उस इंस्टीट्यूशन के पास, उनका लाइसेंस, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होम ऑफिस के साथ है, जिसको हर वीक, हर महीने उन्होंने अप्रूव करना होता है या मेंटेन करना होता है। सो इफ देयर इज एनी अदर इंफॉर्मेशन दे विल बी एबल टू टेल यू द बेस्ट वे। ओके, तीसरा सवाल आपका है कि जी आपकी वालदा विजिटर के तौर पे अप्लाई कर रही हैं, पहले बहुत दफा आ चुकी हैं, 5 साल का वीजा था, हर दफा वो 2-2 महीने 3-3 महीने रह के चली जाती हैं, कभी वो इन ब्रीच नहीं रही हैं, तो उनको अब वो बार बार रिफ्यूज करें। हुजूर 3 दफा आप रिफ्यूज करा चुके हैं। पहला रिफ्यूजल जब होता है आपको अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा रिफ्यूजल होता है तो आपको यकीन हो जाता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। तीसरा रिफ्यूजल तो बस एवं ही आप उनको पैसे दे रहे हैं। सो अभी मैं आपको जो चीज कहूंगा, लास्ट रिफ्यूजल अगर आपका विद इन 3 मंथ्स है तो फौरन उसको जुडिशियल रिव्यू में ले जाइए, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, अगर आपकी वालदा के सर्कमस्टांसेस ठीक है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया कि उनकी इनकम क्या है, वो अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करती हैं, उनकी टाइज अपनी कंट्री के साथ क्या हैं, और वो यहां पर क्यों आ रही हैं और क्यों वापस चली जाएंगी, तो कोई रीजन नहीं है कि उनको रिफ्यूज किया जाए, और स्पेशली गिवन हर पास्ट हिस्ट्री। सो मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आपको अपनी तरफ से आप अपनी सारी वो साइंस लड़ा चुके हैं उसके ऊपर, और अगर आप इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आराम से मेरे पास एक कंसल्टेशन अपनी बुक कीजिएगा, मुझे अपने 3 रिफ्यूजल्स भेजिएगा, और फिर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन और लेनी होगी तो वो लेके मैं आपके साथ बात करके एंड आई कैन चैलेंज इट। और अगर 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है लास्ट रिफ्यूजल का, तो फिर एक नई एप्लीकेशन करें। उस एप्लीकेशन का मकसद ही ये है कि अगर उसको रिफ्यूज किया जाता है तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करेंगे। ऐसी की तैसी जब एक जेन्युइन केस हो, जेन्युइन सारी चीजें हों, उसको बार बार रिफ्यूज किया जाए तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, एंड देन यू हैव टू चैलेंज इट एंड यू हैव टू फाइट। ठीक है जनाब? ठीक है सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम जी। ओके जी, ये विजिटर वाली बात तो हर दफा चल पड़ती है। मेरे ख्याल है लास्ट वीक भी मैंने काफी डिटेल में विजिटर के ऊपर बात की थी। उसी तरह आज एक और चीज भी जो मैंने मेंशन करनी थी, लेकिन फोन कॉल शुरू हो गई थी तो मौका नहीं मिला। सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजा के ऊपर
बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरे पास काफी सारे केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 8 जून से रूल्स आर चेंजिंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस टू द इमिग्रेशन रूल्स हैज बीन अनाउंस्ड, और उसके अंदर उन्होंने एक नई चीज डाल दी है। वो नई चीज जब मौका मिलता है तो मैं बात करूंगा आपके साथ। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बुहारी साहब, मैं आपका काफी देर से फैन हूँ और आप टीवी पे करते होते थे वो कानून और लॉ, उस वक्त से मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब ज्यादा बाल यहाँ पे थे और यहाँ पे कोई बाल नहीं थे। जी भाई। उस वक्त एग्जैक्टली उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि आप यूके। अच्छा। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो फेसबुक पे आया, फिर वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन और सारा कुछ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बताइए आज मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए दिल से भी दुआ करते हैं कि ये एक सबका जारिया भी है, और बहुत शुक्रिया भाई। प्रोफेशनल और बिजनेस में जो लोग आना चाहें सुन के आ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी मेरे पास ब्रिटिश स्पाउस है 2.5 ईयर का। ब्रिटिश स्पाउस के साथ वीजा लगा हुआ है आपका 2.5 ईयर्स का। स्पाउस ही आपने 2.5 ईयर्स के लिए रखा हुआ है। ठीक है जी। सो यूर मैरिड टू अ ब्रिटिश नेशनल, 2.5 ईयर्स का वीजा आपको मिला हुआ है। ये 10 साल के रूट पे मिला हुआ है या 5 साल के रूट पे? जी जी, यहाँ से अप्लाई किया था, वो 10 है, अगर स्विच करना चाहो तो 5 होगा। बस ठीक, ओके जी बताइए। अच्छा मैम, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो लंबी बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो 90 डेज में आउट ऑफ कंट्री रह सकता हूँ, वो इंक्लूड यूरोप भी है, या मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो वो 90 डेज है, या मैं यूरोप के काउंट नहीं होंगे वो डेज? नहीं जी, सारा कुछ काउंट होगा। एनी टाइम आउट ऑफ द यूके इज काउंटेड। अच्छा, तो साल में 90 डेज जो है, जी। तो मैं यूरोप जाऊं या पाकिस्तान जाऊं या किसी और कंट्री जाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो 90 डेज का एक ये कानून नहीं है, 90 डेज कानून नहीं है, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से हमेशा कहता हूँ कि 90 डेज से ज्यादा बाहर ना रही। अच्छा, दूसरा और आगे पूछिए, बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो 2.5 साल के अंदर आपका केस वो कंटिन्यू नहीं आगे रहता, एक्सटेंशन नहीं होती, या उसका कोई, मैं और एक मेरा दोस्त हो रहा है, हम आपके पास आना चाहते हैं ये लॉकडाउन के बाद, उसका कोई आगे कुछ जो है ना क्या प्रोसीजर हो सकता है? भाई जी, मैं आपको एक सिंपल बात कहूंगा, ये आगे का प्रोसीजर ना मैं आपको भी बताऊंगा ना बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, द बेस्ट थिंग टू डू, मैं आपको बताऊं, द बेस्ट थिंग टू डू जी, अब वो वाले जमाने नहीं है कि जी आएंगे तो बैठेंगे तो सामने ही बैठ के बात होगी तो तभी बात समझ आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं होती। ऑल यू नीड टू डू इज आराम से, जो हमारा ऑफिस का नंबर है 0208446548, उसके ऊपर फोन कीजिए। ये मेरे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर फोन कीजिए, उनसे कह कि जी मैंने वीडियो कॉल करनी है। मैं जिस तरह अभी आपके साथ बात कर रहा हूं उस तरह से हम वीडियो कॉल कर लेंगे। वीडियो कॉल्स हम जूम के ऊपर कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं जी। सो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा, फिर मेरे साथ सारा केस डिस्कस कर लीजिएगा। क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, क्या ऑप्शंस बन सकते हैं आपकी सिचुएशन में। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू, आपको भी थैंक यू जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम जी। अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अली भाई सब खैरियत है। बस थैंक यू, आपका अप्रिशिएट करते हैं, आप सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपसे जी। जी अली भाई नेक्स्ट ईयर ना 2021 में मेरे 10 ईयर पूरे हो रहे हैं, तो उसकी बेस पे मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक, तो आया कितने अरसे बाद मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी हुई है, तकरीबन 3-4 साल हो गए, रजिस्ट्रेशन हुई थी इधर। ठीक, सो शादी आपकी ब्रिटिश नेशनल के साथ है? ब्रिटिश नेशनल के साथ, लेकिन जो वीजा मिला था वो ब्रिटिश बच्चों की बेस पे मिला था। ओके फाइन। आपके जब 10 साल कंप्लीट होते हैं मेरे भाई, तो आप अप्लाई करेंगे अंडर पैराग्राफ 276B। उसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी मेरे 10 साल लीगली कंप्लीट हुए, इस वजह से मुझे इंडेफिनिट लीव दी जाए। जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, अब आप मैरिड हैं टू अ ब्रिटिश नेशनल, प्लस आपके 10 साल भी कंप्लीट हो गए, आपके पास दोनों ऑप्शंस बनते हैं। एक ऑप्शन ये है कि 10 साल कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल और इंतजार कीजिए, 5 इयर्स की रेजिडेंसी के ऊपर आप जाके इंडेफिनिट ये नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपकी मैरिज चल रही है विद ब्रिटिश नेशनल, आप उनके साथ रहते हैं, तो जब आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं और आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, तो आप फौरी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी शादी को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो कि आई एम श्योर आपके केस में हो चुके हैं। सो आप फौरन फिर अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि आपकी ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी। ओके जी, ऑलराइट,
बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम जनाब। जब आपने करना हो सारी चीजों को चेक करके फिर कीजिएगा, ये नहीं कि मैंने जो आज कहा बस सुन के सोचे समझे बगैर आपने अप्लाई कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हम जब थैंक यू, तो आपके पास आएंगे। जरूर जरूर जरूर, ठीक है जी, चले, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। जी अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ओके जी बताइए। हाँ जी मिल गया आज आपका, जी बताइए। अच्छा अली भाई, ये मेरा दोस्त है तो उसने ना नशा 4 महीने हो गए। हाँ, तो ये लॉकडाउन में ज्यादा टाइम लगेगा या वही 6 मंथ का ही पीरियड है, या वो एमपी को 1-2 महीने तक अनबोर्ड करे? भाई जी अभी तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना होम ऑफिस कुछ कह सकता है। पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में करना चाहिए अगले महीने एमपी को अनबोर्ड? बोल कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है जी। आपको हो सकता है जवाब आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जी वो आपके केस को रोक के बैठे हुए हैं बिकॉज कोई खास वजह है। हो सकता है सिंपली कि उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज है, हो सकता है सिंपली वो अभी इन एप्लीकेशंस को अर्जेंट नहीं कंसिडर कर रहे। एक और बात पूछनी थी कि जी। जब उसको डिस्कशनरी लीव मिली थी ना, तो उसमें वो केरर था किसी का। ओके, तो उसने ना जब केरर था ना तो उसने वो बेनिफिट लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब उसकी एक्सटेंशन आई तो उन्होंने वो पब्लिक फंड खत्म कर दिए उसके वीजे पे, लेकिन वो स्टिल लेता रहा। अच्छा, 2 साल तक, राइट, लेकिन क्योंकि वो स्टिल इसलिए तरह के काम नहीं था उसके पास। जी, फिर जब उसके एक्सटेंशन का टाइम आया फिर उसने बंद करवा दिया। ठीक, इंडेफिनिट तो हो गया उसका जी, लेकिन अभी वो डर रहा है कि कहीं ये ना हो कि वो चाहे चेक करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि चेक करें, वो किसी वजह से रिफ्यूज करें जी, तो फिर वो जो पीरियड होगा जो जैसे वो 13 से 16 तक, फिर वो 26 में अप्लाई करेगा, 10 साल का बैन करेंगे या बिल्कुल जी, आपके क्या? नहीं वो 10 साल का ही होता है, वो 10 साल का बैन नहीं होता। वो ये कहते हैं कि आपके 10 साल को जब हम देखते हैं गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो हम जब पिछली 10 साल को देखते हैं तो उसके अंदर आपने इन ब्रीच कुछ किया है। सो जहां आपकी लास्ट ब्रीच हुई है वहां से टाइम आपका 0 से शुरू होगा। सो अगर 2016 तक वो बेनिफिट्स लेता रहा और 2016 के बाद उसने कोई गलत काम नहीं किया तो 2016 से लेके 2026 तक का ही टाइम होगा, तो वो 26 में जाके नेशनलिटी के लिए अप्लाई तो करेगा। ये नहीं होगा कि जैसे उसकी ब्रिटिश वाइफ है, ब्रिटिश बच्चे हैं, ये उसको मैटर नहीं करेगा? नहीं जी मैटर करेगा, लेकिन गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट तो फिर भी रहेगी ना। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये इस वजह से डर रहा है जी कहीं ये ना- देखें, बात यही बनती है अगर वो अफोर्ड कर सकता है होम ऑफिस की फीस अप्लाई जरूर कर ले और ट्राई जरूर कर ले। किया हुआ है, हाँ 4 महीने हुए हैं। बस ठीक है, तो अगर उसको उन्होंने रिफ्यूज किया इस वजह से कि जी आपने 2016 तक कोई बेनिफिट्स लिए थे, तो आपको पता है उसके अंदर वो लेटर के अंदर जो रिफ्यूजल लेटर आता है फिर नेशनलिटी का, उसमें लिखा होता है कि इस डेट से पहले यू आर अनलाइकली टू बी सक्सेसफुल। सो इसलिए फिर आप उस चीज का, उस डेट का इंतजार कर लेते हैं। ओके जी जी, तो ये है कि बाद का वो अपना डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं। हो सकता क्या है कर सकते हैं जी? मसलन के वो ओवरलुक भी कर जाते हैं। ओवरलुक करना, वो डिस्क्रेशन इख्तियार कर सकते हैं या वो ओवरलुक भी कर सकते हैं, या हो सकता है कोई निकम्मा किसी का वो किस्म का केस वर्कर देख रहा हो जिसने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई इस चीज को और उसे चेक नहीं किया, तो तब भी आपकी बचत हो सकती है। ये सब लेकिन भी है ना? ये सारी वो चीजें नहीं है जो कानून के अंदर हो सकती हैं, ठीक है ना। कानून क्या कहता है? कानून सिंपली ये है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक बेनिफिट्स। इफ यू टेकन बेनिफिट्स और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिफ्यूज किया जा सकता है बिकॉज यू डू नॉट मीट द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। मैं तो आपको कानून नहीं बताऊंगा ना सर। अब अगर हम ये कहें कि जी जिस दिन वो बंदा उसको देख रहा था उस दिन बड़ी तेज बारिश हो रही थी तो वो एप्लीकेशन करते करते बाहर देख रहा था तो उसको मौका नहीं मिला देखने का, ये चीजें तो प्रैक्टिकल चीजें होती है, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। और आप कानून की बात को फॉलो करें, बस दैट्स इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जनाब, चले, ओके जी, ओके जी, बड़ी मेहरबानी। यू वेलकम जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आज मेरा ख्याल है नेशनलिटी वाली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ये गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट जो है ना, दैट्स अ पेन इन द नेक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका समझ नहीं आता कि ये मसला है क्या। जब आपने अप्लाई करना हो उस वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह कलेक्ट करके फिर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज विल बी एट अ लॉस। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ग्लासगो से बात कर रही हूँ, समीना। जी समीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर हमने आपको याद होगा मैंने कहा था आप ग्लासगो से केस नहीं लेते, आपने कहा मैं लेता हूँ, फिर हमने करवाया था आपसे केस। जी बिल्कुल, मैं करता हूँ, ग्लासगो से भी केसेस करता हूँ। जी समीना तो जी, हमने अपनी IRL के लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो हमारा खराब हो गया था केस, तो आपने किया था, तो
वो हमें मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर हमारा ना नेशनैलिटी ड्यू है। ठीक। तो मैंने सिर्फ मेरा सवाल ये था कि आपको हमने पहले भी डिटेल बताई थी कि मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान में थे, जिसमें से बस एक की डेथ हो गई थी और अब 2 बेटे हैं वहाँ पे जी। तो वो अब मेरी शादी और मेरे हस्बैंड के भाई से हुई थी, तो क्या मैं अपने बच्चों को अब बुला सकती हूँ यहाँ पे? बच्चों की उम्रें क्या है जी? बच्चों की उम्रें क्या हैं? अगर तो वो 18 से कम है तो आप बुला सकते हैं, अगर वो 18 से ऊपर है तो नहीं बुला सकते। यही तो मसला है ना, जब हमारा केस खराब हो गया 10 साल की रूट पे चला गया तो फिर वो ओवर एज हो गया, एक 22 साल का और एक 25-26 साल का। तो वो बच्चे तो नहीं रहे ना जी। अब तो मसला ये है कि अब वो बच्चे नहीं है, वो आदमी हैं। सो आपको उनको उस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा और उनको अब इमिग्रेशन रूल्स को देखना है। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर किसी कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई करें तो फिर वो यहाँ पर आ सकते हैं। आपके डिपेंडेंट के तौर पे अब वो नहीं आ सकते यहाँ पे। तो यही मैं पूछ रही हूँ ना, अब आपसे हेल्प चाहिए ना, आप मुझे गाइड करें कि मैं। मैडम जी, मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं। देखिए, मैं हमेशा जब भी बात करूंगा आपके साथ तो कानून के दायरे में रहते हुए ही बात कर सकता हूं। मैं कानून से आगे तो नहीं निकल सकता। अब अगर कानून के मुताबिक एक सिंपल चीज है कि एक बच्चा जो 18 साल से ऊपर जा चुका है वो अब बच्चा नहीं है, आपके ऊपर उसकी वो डिपेंडेंसी नहीं है जो कानूनी या फाइनेंशियल या सोशल डिपेंडेंसी होती है। सो अनलेस आपकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, जहां पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी है, जहां पे एक वो केस है कुघातस, हम उसके तहत अप्लाई करें तो कोई आपका जवाब बनता नहीं है। और आपने जो मुझे बताया उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बेस पे मैं कह सकूं कि आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी के ऊपर लेके आ सकते हैं उनको। सो वो जो आपके बच्चे हैं उनको इमिग्रेशन रूल्स को देखना पड़ेगा। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर वो स्टूडेंट्स आना चाहें आ सकते हैं, स्टूडेंट आके वो पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई करके फिर उनको कल को PSW मिल जाता है, PSW मिलके फिर वो कल को कोई वर्क परमिट ले लेते हैं, फिर वो इंडेफिनिट लीव की तरफ चले जाते हैं, फिर उनको नेशनलिटी मिल जाती है। ये एक डिफरेंट रास्ता बन जाता है। लेकिन अगर आप ये बात करती हैं कि जी मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ पे अब सेटल्ड हैं, हमारे पास इंडेफिनिट है या हम ब्रिटिश हैं, तो हम बच्चों को बुलाना चाहते हैं जो एक 22 का और एक 25 का है, तो वो काम नहीं होगा आपका। हेलो, तो कोई उम्मीद भी नहीं है। आई एम सॉरी जी, मैं आपको गलत उम्मीद नहीं देना चाहता ना। मसला ये है, आप उनके हाथ पीले नीले कर दिए आपने। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो बस शादियां करा दीजिए उनकी। फिर अगर आपने उनको लेकर आना है तो यहां से कोई अच्छे वो रिश्ते देख के तो उनकी शादियां करा लीजिए, तो फिर वो शादी की बेस पे आ सकते हैं, अगर और किसी कैटेगरी में नहीं आ सकते तो। देखिए ना, जो जेन्युइन शादी होती है, अगर किसी ब्रिटिश राष्ट्र से वो शादी कर लेते हैं तो वो जेन्युइनली तो आ सकते हैं यहाँ पे, फिर तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। ओके, सो आप उस कैटेगरी को देख लीजिएगा फिर, या उनसे कहिए कि वो अपनी इमिग्रेशन रूल्स को देखें और उसके ऊपर फिर अप्लाई करें कि कौन सी कैटेगरी में वो आ सकते हैं। अगर उनकी एजुकेशन है, अगर उनकी कोई स्किल है, उनकी कोई डिग्रीज हैं, ये सारी चीजें देख के तो फिर उसका फैसला किया जाता है। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं है, अगर उनकी हायर एजुकेशन नहीं है या कोई ऐसी हाई स्किल नहीं है उनकी, तो फिर वो इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आ सकेंगे। या अगर वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे तो फिर भी वो इस पर नहीं आ सकेंगे। सो जब ये सारी चीजें नहीं आती तो फिर तो आप फिर वो उसी तरफ देखेंगे ना कि अच्छा और ऐसी क्या चीज है जिसमें इंग्लिश की हायर लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वो शादी करके आ रहे हैं तो उनको सिर्फ A1 लेवल चाहिए, लेकिन अगर वो किसी और बिजनेस लेवल पे जाना चाहते हैं तो हो सकता है उनको A2 या B1 लेवल चाहिए हो, तो वो चीजें फर्क हो जाती। ठीक है जी, चल सॉरी समीना जी, मैं आपको आज कोई बेहतर जवाब नहीं दे सका, लेकिन जो आपकी सिचुएशन है उसके मुताबिक ही जवाब दूंगा ना आपको। तो आप भी जो आपने मुझे बताया उसके अंदर उनका बच्चों का भी कोई स्टेटस बन नहीं रहा है। ठीक है, चल ओके जी, खुदा हाफिज। हाँ, ये बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है जब कोई सवाल पूछे और मेरे पास उनको जवाब देने का ना हो कि जी 100% आपका ये काम ऐसे हो सकता है। और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं आपका काम करवा सकता हूं, मैं आपको वो जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बात फिर गलत हो जाती है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? ठीक, आप बताइए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मेरा आई और मेरी फर्स्ट टाइम ही कॉल मिल गई। फैंटास्टिक जी, बहुत अच्छी बात है। खुशकिस्मती की कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात है। टाइम मिला आपको, आपने फोन किया और मेरा नंबर सीधा फारिग था। जनाब बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? सर मेरे 2 शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं जी। नंबर 1 कि मैं मेंबर ऑफ EU हूँ। मुझे जो है वो 2018 में मुझे बायोमेट्रिक परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिला था। ठीक। और अगर आप मुझे शॉर्ट प्रोसेस बता दें कि सेटल स्टेटस का, कि मुझे उसके लिए क्या चाहिए होता है। ये तो मुझे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। और दूसरा एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि मेरी क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी यहाँ पे एक पोलिश नेशनल के साथ 2018 में जब मुझे बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट मिला उसके बाद डाइवोर्स देनी पड़ी और उसके करीबन 10 महीने के बाद मैंने अपने कंट्री में मुस्लिम मैरिज की और अब मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं अपनी मिसेस को यहाँ पे लेके आऊँ। भाई जी आप एक मिनट रुक जाइए। You started with one question. You said you're a European national. Are you a European national? I'm a member of the EU because. नहीं, member of EU को आप छोड़ दीजिए। आपकी नेशनलिटी क्या है ये बताइए। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, तो आप पाकिस्तानी ही हैं। आप कहीं से member of EU नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। member of EU जो आप बात कर रहे हैं, that simply means that you are a national of a European country जी। वो आपकी मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन बनती है। अभी आपका क्या है कि आपकी शादी थी एक पोलिश नेशनल के साथ, उसकी बेसिस पे आपको रेजिडेंस कार्ड मिला यहाँ पे, उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आपने जाके प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर लिया, वो आपको मिल गया। नाउ यू आर वेटिंग प्री सेटल स्टेटस के लिए, या आपको रेजिडेंस परमिट मिला था 5 साल का? क्या मिला था आपको? सर मुझे 5 साल का मिला था। 5 साल का। सो अभी आप उसी स्टेटस के ऊपर चल रहे हैं, राइट? नहीं, अभी उसके बाद मुझे 10 साल का भी मिल चुका है, जो बायोमेट्रिक परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है। नहीं, जो आपको जो अब इंडेफिनिट लीव मिल चुकी है या परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका है आपको? परमानेंट बायोमेट्रिक परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जो होता है वो कार्ड के ऊपर आपके लिखा होना चाहिए परमानेंट रेजिडेंस। सो अगर आपके पास वो है देन दैट मींस कि द इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल वो इंडेफिनिट लीव आपके पास है। ठीक है जी। सो आप इंडेफिनिट लीव होल्डर एज अ पाकिस्तानी नेशनल है। ठीक है जी। अब ये बात एक तो क्लियर रखिए। ठीक है जी। सो वो यूरोपियन मेंबरशिप वगैरह वो सब कुछ आप छोड़ दें, वो आपके ऊपर नहीं है। चलो अब आप ये बात कर रहे हैं कि आपने शादी की है और आप चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ को लेकर आए, करेक्ट जी? पहली वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुकी है आपकी पोलिश वाइफ के साथ जी? अगर आपकी वो डिवोर्स हो चुकी है, जाइए जाके शादी कीजिए। जब आपकी शादी हो जाती है, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत उनको अप्लाई करके लेकर आएंगे। देन इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यूरोपियन नेशनलिटी विद यू एनीमोर। ओके, ये बात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मसला ये है आप जब अपने आप को समझते हैं कि जी मैं यूरोपियन मेंबर हूं, पहली बात वो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल गलत हो जाती है। सो उसकी वजह से यू विल गो अंडर द यूरोपियन रेगुलेशंस। आप यूरोपियन रेगुलेशंस में नहीं आते। यू हैव व्हाट वी कॉल अंडर द इमिग्रेशन रूल्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आप क्योंकि यूरोपियन रेगुलेशंस में थे तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है। अब परमानेंट रेजिडेंस के बाद अगर आपने जाके डिवोर्स की और डिवोर्स करके नई शादी कर ली, अब आप चाहते हैं कि अपनी वाइफ को लेकर आए, इनकम रिक्वायरमेंट्स मीट करें, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स मीट कराइए उनसे, और आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए, आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी जेन्युइन सबसिस्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जब ये सब कुछ होता है यू कैन मीट द रिक्वायरमेंट्स। आप उसकी बेस पे अप्लाई करेंगे स्पाउस वीजा के लिए अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, नॉट अंडर द यूरोपियन रेगुलेशंस। क्लियर हो गया आपको? Right. Just one more confirmation. इसका मतलब है कि जो मुझे सेटल स्टेटस अप्लाई नहीं करना चाहिए। भाई आप मुझे बता रहे हैं कि परमानेंट रेजिडेंस है आपके पास, तो आपने सेटल स्टेटस का क्या करना है? Right, because someone just misguided me. जी, well don't get misguided because this is a very simple thing. आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, so you are permanently resident in the UK. You don't need any other settlement now. Right. Okay. Thank you very much. That's why I just called you because you are the one authentic guy on the internet right now. So thank you so much. Really, we appreciate you. Okay. चले. Thank you very much. Thank you very much. Okay जी, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. बेचारे लोग टर्मिनोलॉजी में बड़ी मार खा जाते हैं। प्लीज इन चीजों को इधर उधर ना किया करें। मेरे पास एक केस आया था कंसल्टेशन के लिए, वो आगे कहते हैं कि जी मेरे पास वर्क परमिट है और अब मैं उसके ऊपर आगे चल रहा हूं। बड़ी देर हम बहस करते रहे, अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं लेता रहा, मैं नोट्स बनाता रहा, वो सारा कुछ करता रहा। वो कहते जी मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। अब मैं ऑब्वियसली सोच रहा हूँ जी वर्क परमिट की बात की है, दैट मींस कि वो टियर 2 वीजा के ऊपर, टियर 2 जनरल वीजा के ऊपर हैं, उन्होंने अपनी स्किल्स रिक्वायरमेंट पूरी की होगी, उन्होंने अपना जो रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट मीट किया होगा, ये सारी चीजें करने के बाद ही गॉट द वीजा, और अब इनके 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे। सो जब मैं उनसे पूछूं कि जी टाइम कितना हुआ, तो वो कहें जी अभी दो साल हुए हैं या पता नहीं कुछ इस तरह। अब मैं बड़ा सोच समझ के बड़ी बात करने के बाद आखिर में जाके पता चला कि जिसको वो वर्क परमिट कह रहे थे उनके पास परमिशन टू वर्क है, और वो असाइलम के ऊपर थे और उनको सिर्फ एक इजाजत मिली हुई थी काम करने की, और उन्होंने उसको वर्क परमिट कह के टर्मिनोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट कर दी थी। सो अपने टर्मिनोलॉजीज का ख्याल रखें, क्योंकि जहां पे आपने वो गलत किया, अगर आप किसी को सवाल भी पूछेंगे और गलत टर्मिनोलॉजी के साथ पूछेंगे तो जवाब भी तो आपको गलत मिलेगा ना हुजूर। चलें अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। फखर रियाज बात कर रहा हूँ। जनाब फखर साहब कैसे हैं? हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप मैं क्या हूँ? ओके, बताइए सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ILR अप्लाई किया था हाँ, अभी लास्ट ईयर नवंबर में, ठीक, दिसंबर में किया था कि मैंने पूरे 10 years कंप्लीट करके किया था, 1 month पहले नहीं किया था। ठीक है तो उन्होंने रिफ्यूजल लगा कर भेजा है जी। वो कहते हैं कि आपकी जो 3C है जी। ये डिसकंटिन्यू हो गई थी जब मैंने अपर ट्राइब्यूनल में मेरी जो है वो डिसमिस की थी मेरी ओके, hearing। वो तो होता है सर, अपील राइट्स एग्जॉस्टेड कहा जाता है उसको। अच्छा, फिर? हाँ जी। तो वो ये था कि वो Tier 2 की एप्लीकेशन रिफ्यूज की थी और वो दोनों जगहों पे ना उन्होंने गलत डिसीजन दिया था। उन्होंने उस वक्त गलत डिसीजन दिया था, लेकिन आपने उसको डिसीजन को चैलेंज किया था उस वक्त? हाँ, अपर ट्राइब्यूनल में किया था ना। तो चैलेंज करने के बाद क्या बना फिर उसका? अगर उन्होंने अपर ट्राइब्यूनल फिर भी आपको रिफ्यूज किया तो आप उसको मेंटेन तो नहीं करेंगे ना फिर? नहीं, वो अपर ट्राइब्यूनल वाले ने, जज ने ये कहा कि देयर माइट बी अ मिस्टेक अबाउट द टाइमलाइन, जी। क्योंकि होम ऑफिस ने मेरी करेक्ट हिस्ट्री जज को नहीं बताई। चलिए सर, अभी आप उन डिटेल्स में मत जाइए। अभी आप मुझे पूछें कि आपको अभी इंडेफिनिट लीव के लिए आपने अप्लाई किया, आपको रिफ्यूज किया गया, रिफ्यूज कब, आपको रिफ्यूजल कब आया? मुझे आया था जनवरी में। तो आपने उसके बाद क्या किया? हैव यू चैलेंज्ड इट? जी, मैंने चैलेंज किया है। कहाँ पे चैलेंज किया? जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया कि अपील का राइट मिला आपको? अपील का राइट मिला है। अपील का राइट। सो अपील अभी आपकी पेंडिंग है क्या हो चुकी है? पेंडिंग है, मुझे 25 मार्च की डेट थी। अच्छा, वो तो मार्च वाले तो सारे खत्म हो गए थे ना। अब वो जो अपील्स का किया जा रहा है, आपको प्रोसेस पता है इस वक्त क्या हो रहा है अपील्स के साथ? मुझे बताया तो था मेरे बैरिस्टर ने। हाँ, करी थी कि आपको क्या समझ आया अभी? ऑनलाइन कर दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने, हम लोगों ने उनको स्काइप ID और कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ दे दिया हुआ है ठीक। कोर्ट को जी। इट्स बीन 10th अप्रैल को दिया था। ओके, ठीक। तो अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई वो नहीं आया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कोर्ट वगैरह हेयरिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सीन है इनका? बिल्कुल हेयरिंग्स हो रही हैं जी, कोर्ट्स चल रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, आपका कोई भी केस हो उसके लिए पहले CMR किया जा रहा है। CMR होता है केस मैनेजमेंट रिव्यू। उस केस मैनेजमेंट रिव्यू में जज आपके साथ डिस्कस करता है, आपकी लाइन होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसके बाद जज भी आ जाता है, आप अपने अपेलेंट की तरफ से आप मौजूद होते हो या आपका वकील मौजूद होता है, होम ऑफिस की तरफ से उनका होम ऑफिस प्रेजेंटिंग ऑफिसर मौजूद होता है। सारे लोग जब लाइन के ऊपर होते हैं तो फिर जज आपके साथ डिस्कशन करता है कि जी ओरल हियरिंग की जरूरत है कि नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या चीजें इसमें मौजूद हैं, कौन सा एविडेंस है, कौन से इश्यूज हैं, किन इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो जज कॉन्फ्रेंस कॉल में आने से पहले दे गिव यू 10 मिनट्स कि होम ऑफिस और आप आपस में बहस कर लें। तो हम पहले पूरी अपनी धींगा मुश्ती कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। अगर उसके ऊपर होम ऑफिस मान ले या हम उनकी कोई बात मान लें तो वो इश्यूज हम सेटल करके जज को बता देते हैं कि जी ये इश्यूज हमने सेटल कर लिए हैं, कितने विटनेसेस होंगे, कौन कौन विटनेसेस होंगे, ये सब कुछ CMR में किया जा रहा है। उसके बाद वंस द CMR हैज बीन डन तो फिर जज आगे से फैसला करता है कि इसकी रिमोट हियरिंग होनी है या इसकी ओरल हियरिंग होगी। इफ दे से कि इट्स गोइंग टू बी एन ओरल हियरिंग तो वो उसको आराम से पीछे रख देते हैं कि अच्छा जब हम ओरल हियरिंग शुरू करेंगे आफ्टर द लॉकडाउन देन यू विल बी गिवन अ डेट ऑफ हियरिंग। अगर वो कहते हैं कि जी हम रिमोटली करने को तैयार हैं तो फिर आपको फौरन टाइम दे देते हैं। और रिमोटली क्या होता है, या आपको स्काइप के ऊपर वो हैंडल कर लेते हैं या ऑन पेपर्स भी कर रहे हैं। पेपर्स में क्या है कि जी आप अपने स्केलेटन आर्गुमेंट्स बनाते हैं, आपकी तरफ से अपेलेंट्स बंडल बनाया जाता है, होम ऑफिस की तरफ से रिस्पोंडेंट्स का बंडल बनाया जाता है और रिस्पोंडेंट्स रिव्यू किया जाता है आपके स्केलेटन आर्गुमेंट्स के ऊपर। सो देयर आर 14 डेज टू डू दैट। 14 डेज के बाद अनदर 14 डेज फॉर द रिव्यू, और उसके बाद फिर आप अपना जवाब को देना चाहें या फर्दर सबमिशंस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड देन द जज मेक्स अ डिसीजन। ये आजकल चल रहा है। सो मैं अपने सारे केसेस के अंदर, क्योंकि मैं तो इस चीज का बहुत कायल हूं कि अगर हमने पेपर्स के ऊपर ही करना होता तो हम ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट ही ना करें। जब हमने ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट की है तो उसका मतलब यह है कि वी वांट टू गो इनटू कोर्ट एंड वी वांट टू आर्ग्यू द हेल आउट ऑफ इट। सो जब कोर्ट में जाके हमने बात करनी है तो उसके लिए तो फिर हमें ओरल हियरिंग चाहिए ना। तो मैं तो अपने सारे केसेस के लिए ओरल हियरिंग के लिए फाइट करता हूं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई हियरिंग रिमोटली नहीं गई है, बिकॉज मैं नहीं समझता कि मेरे पास आने वाले कोई भी क्लाइंट्स, उनका केस इस काबिल है कि हम उसको रिमोटली हैंडल करें। सो मैं तो हमेशा फाइट करता हूं कि उसको ओरल हियरिंग पे जाए। और मेरी बैरिस्टर ने भी यही कहा है कि पहले भी जज मिस्टेक कर चुका है। Exactly. कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, so मैं ओरल हियरिंग या पेपर हियरिंग या मैं रिमोटली हियरिंग पे नहीं जाऊंगी। Exactly. जज को जाकर बताना होगा कि होम ऑफिस ने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। उनके जज ने भी माना है। हाँ हाँ, उन्होंने 2 एलिगेशन लगाए। बस ठीक है। फिर अगर वो बात सारी सही है तो फिर अब आपको इंतजार करना है ना। आपकी CMR अगर अभी नहीं हुई है तो आप CMR का वेट करेंगे, आपको डायरेक्शंस आएंगी, डायरेक्शंस के अंदर वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नॉर्मली ईमेल भेज दी जाती है। अभी मुझे कल एक ईमेल आई है एक और असाइलम केस के लिए, उसका भी उन्होंने कहा कि जी हम CMR करेंगे। अब
समवेयर इन द सेकंड वीक ऑफ जून. सो वो जो चीजें हैं जिस तरह से चल रहा है वो उसको हम उसी तरह लेके चलेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कोई अंकल आंटी भाई बहन मामा चाचा से पूछ के कोई जवाब नहीं दे देने. आपका वकील है, आपका बैरिस्टर है, आप उसके साथ बात करें. मेक श्योर यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव हु नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ठीक, जब वो चीज हो जाएगी देन यू विल बी इन अ सेफ कॉर्नर. ओके, चलो. तो सीएमआर का कितना टाइम ले रहे हैं? सीएमआर का कोई सेट टाइम नहीं है जी. हमारी हेयरिंग्स जो मार्च की जर्न हो रही थी उनकी अब सीएमआर आनी शुरू हुई हैं और अभी भी सिर्फ 2 सीएमआर आई हैं मेरी, उससे ज्यादा भी नहीं आई हैं. सो पहले वाली जो हो चुकी हुई है, जो पिछली सीएमआर उन्होंने कर दी हुई थी वो सारी खत्म हो चुकी है. ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जो कि अब अप्रैल के बाद एडजर्न किए गए थे. उनमें से अभी सिर्फ 2 की सीएमआर आई हैं मेरे पास. ओके, जी हाँ. तो अभी आप अब देखिए, वो सीएमआर का मकसद ये नहीं कि आपका केस वो एडजर्नमेंट की हेयरिंग की डेट से उसको सेट कर रहे हैं. नहीं, वो देखते हैं कि जी आपकी केस की नौयत क्या है. उसके अंदर भी उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है. सो आपकी केस की सीरियसनेस क्या है, उसकी अर्जेंसी क्या है. असाइलम केसेस को ज्यादा तरजीह दी जाती है. जो फैमिली लाइफ के या बच्चों वाले केसेस होते हैं उनके जरा थोड़ी सी नीचे आ जाती है. जो आप वाले केसेस हैं जो 10 ईयर्स की बेस पे हैं उनके अंदर शायद थोड़ा सा और उसको वो लेवल नीचे ले जाए. दिस इज जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग. ओके, बट अभी आप सिस्टम में चल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. आपकी अपील लॉन्च हुई हुई है. आपकी एडजर्न होने के बाद ये लॉकडाउन की वजह से आपकी डिले हो रही है. यू आर करेंटली इन द सिस्टम, सो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ. ये जो उन्होंने नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से, हाँ, तो अब जैसे मेरी बीच में ब्रेक आया हुआ है, जी. अगर मेरा तब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, इंशाल्लाह हो जाएगा तब तक, अगर नहीं होता जी, तो क्या मैं उस रूट पे भी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? वेल आई एम श्योर अगर आपके पास लीगल स्टेटस हो तो आप जा सकते हैं. अगर आपको वो कह रहे हैं कि जी आपका कहीं पे 10 साल के अंदर पीछे गैप आया था और उसके बाद वो गैप खत्म होने के बाद फिर आपका लीगल स्टेटस बहाल हो गया. सो अगर आपका लीगल स्टेटस चल रहा है, कल को कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम आ जाता है और उसके अंदर कोई कैटेगरी है जिसमें आप जाना चाहते हैं, व्हेन यू हैव लीगल स्टेटस इन द कंट्री, तो आप उसके अंदर ऑब्वियसली जा सकेंगे. फिर तो कोई मुझे ऐसी कोई इशू इसमें नजर नहीं आता कि क्या आपको प्रॉब्लम होगी. तो जो अभी इस टाइम करंटली है मेरे पास, अगर वीजा नहीं है तो लीगल स्टेटस नहीं है? नहीं जी, अगर अभी आपके पास वीजा नहीं तो आपका लीगल स्टेटस नहीं होगा. बिकॉज जब आपने अप्लाई किया उस वक्त आपका क्या स्टेटस था. अगर आपके पास लीगल स्टेटस था और आपने अप्लाई किया 10 साल की बेस पे और आपको रिफ्यूज कर दिया गया, अपील का राइट मिला, तो फिर तो आपका लीगल स्टेटस चल रहा है. बात यह है ना कि आपके 10 साल को देखा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जी आपने 2019 में अप्लाई किया फॉर इंडेफिनिट लीव, यानी 2009 से आप यहां पर आए हुए. अब 2009 से लेकर 2016 तक आप लीगल रहे थे. फिर 2016 में आपकी कोई अपील चली, अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए, वो खत्म होने के बाद फिर आपने नई एप्लीकेशन डाली. सो वो 2016-17 के दरमियान का जो पीरियड था वहां कहीं आप इलीगल हुए. अब आपके इलीगल होने के बाद आपने नई एप्लीकेशन डाली, वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और उसकी बेस पे आपको दोबारा से स्टेटस मिल गया. अब फिर आपने 2-3 साल स्टेटस के ऊपर गुजारे, 2019 में जाके आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर दिए. सो गैप तो आपका वहीं पे 2016-17 में आया हुआ है ना, उसके बाद तो लीगल स्टेटस चल रहा है. सो इस वक्त अगर आपका लीगल स्टेटस है और उसी के ऊपर आपको राइट ऑफ अपील मिला था, देन सेक्शन 3C इज कंटिन्यूइंग. फिर आपका लीगल स्टेटस इस वक्त चल रहा है. और अगर अभी से चलता रहता है और कल को कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में आपको स्टेटस मिल जाता है, आप उसके ऊपर चलते हैं. अगर लास्ट गैप आपका 2016 में था या 2017 में था, तो 2026 या 2027 में जाके आपके फिर 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं. यही पूछना चाह रहे थे आप? ठीक है, दैट्स फाइन. ओके, चल, और जी, यू आर वेलकम जी. ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी. दोस्तों मेरा ख्याल है पूरा घंटा कंप्लीट होने वाला है. एक कॉल अभी मैं और ले लूंगा आपके साथ. So, जो भी नेक्स्ट कॉल आएगी दैट विल बी द लास्ट कॉल. ये इंडेफिनिट लीव के लिए मैं आई एम श्योर काफी दफा पहले भी मेंशन करता रहा हूं और अभी दोबारा भी ये चीज कहूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ एप्लीकेशन डाल देना या रिपोर्टिंग पे जाते रहना या जी मैंने असाइलम डाला हुआ था तो वो रिफ्यूज तो हो रहा था लेकिन मैं कुछ ना कुछ और डालता रहता था, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका लीगल स्टेटस चल रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, लीगल स्टेटस होने में और सिर्फ यहां रहने में फर्क होता है. ये दोनों चीजों को देख के चलना. जी हेलो जनाब. वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आप हमारे लास्ट कॉलर हैं, बताइए क्या करना है जी. चले, अच्छी बात है, वेरी गुड, बताइए. सर वो मैं आपसे बात की, मैं 2010 में स्टूडेंट आया था यहाँ पे. और मेरे ख्याल से वो आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा बोलिए. 2010 में आप स्टूडेंट आए थे और उसके बाद ख्याल से क्या हुआ था? मेरे ख्याल से कॉलेज होता ना वो आई एम सो सॉरी जी. आप जब बात करते हो तो शुरू आपकी बात समझ आती है, फिर खत्म हो जाती है, बात बीच में गायब हो जाती है. जी अभी मुझे आ रही है क्लियर. अब आप क्लियरली बात करें, पूरी बात क्या कर रहे हैं?
अच्छा, मैंने कहा 2010 में आया था, तो उसके बाद आपको पता कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो गया था। अच्छा। 2011 में, लेकिन मुझे कोई लेटर नहीं आया था। ठीक। और 2013 में मैंने शादी कर ली थी, तो मुझे 2.5 साल की बेस पे होता है 10 साल का रूट ठीक। डाल दिया था उन्होंने। राइट। अभी 2020 है, तो मेरे ख्याल 10 साल पूरे हुए, तो मैंने सब्जेक्ट एक्सेस को रिक्वेस्ट की थी उनसे। राइट। तो उन्होंने पहले क्या कि डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा है कि अब हमें थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 2012 में आप क्या काम करते थे और आपका कॉलेज का नाम क्या था जी। कॉलेज अटेंड किया। हाँ, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने खुद जानबूझ के कहीं पर गलत पैसे दे के किसी 2 नंबर कॉलेज के साथ जाके वीजा लेने के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, कि आप जेन्युइन स्टूडेंट थे, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप बताऊं कि कौन से कॉलेज में आया था और कहाँ पे काम करता था। भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? उनको अगर कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे था लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, स्टूडेंट वीजा पे था मैं, तब भी आप गलत है। अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और पता चलता है कि जी कॉलेज बिल्कुल ही 2 नंबर था और आपने कोई पैसे दे दिला के वहां पे वीजा कराया था, तब भी आप फंसते हैं। ये दोनों चीजें आएंगी आपकी। सही है। तो इसमें मतलब अगर मैं उनको बताता हूँ, मैं कॉलेज तो मेरा ठीक था, लेकिन मुझे बस कॉलेज उड़ गया था, उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया था। बस फिर आप अपनी तरफ से क्लियर हो, आपने तो फिर कोई गलत तो नहीं किया ना। आपने जब जाके एडमिशन ली कॉलेज में, आप एज ए जेन्युइन स्टूडेंट गए, आपने एक बोनाफाइड तरीके से, यानी एक सही इंटेंशन के साथ और साफ नीयत के साथ आपने एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया कॉलेज को, आपने अपनी फीसें पे की वहां पे, आपने वीजा लिया वहां पे। अब आगे जाके अगर कॉलेज सस्पेंड हो जाता है या वो अपनी कोई प्रोसेस को सही नहीं चलाते, तो वो आपकी इंटरनल वर्किंग्स के साथ तो आप कुछ नहीं वाकिफ ना उनके साथ। सो आपको तो इसके बारे में नहीं पता। आपने तो यही कहना है कि जी मैंने सही किया था, सही वीजा लिया था, सही फीसें पे की थी, मैं स्टूडेंट भी बनना था और चाहता भी था, लेकिन जब कॉलेज खत्म हो गया तो आई कुडंट कंटिन्यू। तो ये मेरा है सारा कुछ। आप सही बात बताइए फिर उसको। ये आप खुद जवाब दे रहे हैं या आपकी तरफ से कोई वकील साहब जवाब दे रहे हैं इसका? मैंने वैसे खुद ही किया था। भाई जी अपने ऑपरेशन खुद करने बंद करो। प्लीज मेक श्योर कि आपके साथ कोई प्रॉपर लॉयर हो जो इन चीजों को जानता हो, समझता हो। देखो, मैं इस वक्त कहूं कि जी मैंने जाके कोई नई चीज सीखनी है या नई चीज करनी है, मुझे उसको सीखने में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है, उसकी एक्सपर्टीज गेन करने में टाइम लगता है। आप चल के अपनी एप्लीकेशन डालो इंडेफिनिट लीव के लिए कि जी मैं बस अब खुद ही कर रहा हूं सारा कुछ। अगर आप कानून को नहीं जानते, आप प्रैक्टिस से वाकिफ नहीं हो, आप जो लीगल जार्गन होती है उससे वाकिफ नहीं है, तो आप अपने लिए नुकसान कर सकते हो ना भाई। प्लीज मेक श्योर कि जब आपकी कोई एप्लीकेशन हो जो कानूनन चीज हो, तो उसको कानून वालों से ही डील करा लिया करें, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे वकील बैठे हुए हैं जो कि सही काम नहीं करते, बहुत सारे वकील बैठे हैं, बड़े वादे करते हैं, बड़ी गारंटीज देते हैं, सारा कुछ, और उनको पता भी नहीं होता कि कानून में क्या है। सो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इसीलिए कहता हूं कि अपना वकील चूज सही तरह से किया करें, उसको जरा ठोक बजा के चेक कर लें और उसके बाद फिर किसी वकील के पास जाया करें। ठीक है जनाब, चले, बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। ओके, चले, ओके जी, खुदा हाफिज। दोस्तों, दिस वाज माय लास्ट कॉल टुडे। अब इसका मतलब यह है कि ये मेरा फोन अब टेक्स्ट ओनली नंबर बन गया है वापस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन आप फिर इसके ऊपर फोन करते रहेंगे, बिकॉज मैं अब बाकी सारा दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों के सवाल सुन के और उनको जवाब नहीं देता रहूंगा। अब मुझे कुछ काम भी करना है। काम करने का मतलब यह होता है कि मैं अपने दफ्तर के टाइम में बैठा हूं और मैं अपने दफ्तर के अंदर बैठ के अपने दफ्तर का काम कर रहा हूं, जो कि क्लाइंट्स के साथ रिलेटेड होता है, वो क्लाइंट जो हमारे फी पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि अक्सर लोग नाराज होते हैं मेरे साथ जब वो फोन करते हैं। अब कोई शाम को 7 बजे फोन कर रहा है इस नंबर के ऊपर, अब मैंने 7 बजे फोन नहीं उठाना, ना ही मैंने उसको चेक करना है। अगले दिन मैं चेक करूंगा तो मैं मैडम से कहूंगा कि जी मैडम जी इनको फोन करें और इनसे पता करें कि इनकी मिस्ड कॉल आई हुई थी। साहब आगे से कहते हैं कि जी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। उनको कहा जाता है कि भाई आपका छोटा सा सवाल है तो जरूर बता दीजिए। वो कहते हैं नहीं जी मैं आया था 2005 में, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर फलाना वीजा हुआ। अब उनको कहा जाता है कि जी आप कंसल्टेशन बुक कर लें। आप कंसल्टेशन तक तो वो बहुत खुश है। जब उनको कहा जाता है कि जी 60 पाउंड लेते हैं हम, तो वो एकदम नाराज हो जाते हैं कि भाई उधर तो बैठा फ्री करता है, अब हमने फोन किया तो पैसे मांग रहे हैं। भाई जी ये मेरा काम है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड रिस्पेक्ट दैट। ओके, यहां पे मैं आपके साथ बात करता हूं, आपको मैं सारी बात सुन के आपको मैं सारे जवाब देता हूं, और जहां तक पॉसिबल होता है मैं टेक्स्ट मैसेजेस के और बाकी मैसेजेस के भी जवाब देता हूं, कमेंट्स के भी जवाब देता हूं। बट प्लीज रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दिस इज माय वर्क। ठीक, अब मैंने ये फ्री वाली बात आज के लिए खत्म। अब आज का सारा दिन मैं अवेलेबल हूं अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशंस करना चाहते हैं। 0208 446 5498
फोन कीजिए, आगे से मैडम फोन उठाएंगी, उनको बताइए कि मैंने बुखारी के साथ कंसल्टेशन बुक करनी है। आप चाहें तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो हम जूम कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी ईमेल भेज सकते हैं। मैं आपकी ईमेल पढ़ने के बाद आपको ओपिनियन दे सकता हूं। चार्जेस हमारे 60 पाउंड के होते हैं, और वो 60 पाउंड ये नहीं कि मैंने 60 पाउंड लेके अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज देना। नो, 60 पाउंड का मतलब ये होता है कि मेरे पास वो क्लाइंट्स आए जो कि टाइम वेस्टर्स नहीं हैं। सो इफ यू आर सीरियस कि आप अपना केस करवाना चाहते हैं, मेरे से करवाना चाहते हैं, तो जो 60 पाउंड आप देते हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए, अगर आपने उसी दिन वो केस मुझे हैंड ओवर कर दिया, तो जो आप अपनी फीस पे करते हैं उसके अंदर वो 60 पाउंड को मैं इंक्लूड कर देता हूं। तो मैं अलहदा चार्ज नहीं करता। 60 पाउंड चार्ज किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ बात करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं। अक्सर उनके पास अपने वकील होते हैं, वो कहते हैं कि जी आया था आपके पास सिर्फ सेकंड ओपिनियन के लिए। भाई अगर सेकंड ओपिनियन करना है तो मैं आपको उसी के मुताबिक इंफॉर्मेशन दूंगा, तो फिर मैं आपका केस हैंडल नहीं कर रहा होता। सॉरी, आखिर में ये चीज करनी थोड़ी सी जरूरी थी, बिकॉज ये बहुत एक डिफिकल्टी बन जाती है जब बार बार लोगों को एक ही चीज समझानी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि मैं आज आपके साथ ये शेयर कर लेता हूं। प्लीज इसको माइंड ना कीजिएगा, एंड प्लीज टेक इट एज इट इज मेंट टू बी, कि मैं अपना काम करने के लिए बैठता हूं, और जब मैं काम पर होता हूं तो फिर ऑब्वियसली आपको अगर एक 1997 में बंदा जो क्वालिफाई करता है एज अ बैरिस्टर, और उसके बाद 2003 में क्वालिफाई करता है एज अ सोलिसिटर, वो अगर 2020 में प्रैक्टिस कर रहा है, तो एज 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या अगर आप उससे भी कम लगा लें तो 17 साल भी लगा लें, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपीरियंस टू हैव। सो आप अगर किसी से इतने एक्सपीरियंस बंदे के साथ कोई इंफॉर्मेशन लेंगे या अपना केस डिस्कस करेंगे, लीगल मैटर्स डिस्कस करेंगे, तो कोई ना कोई फी चार्जेबल जरूर होती है। और बल्कि मुझे तो कल किसी ने एक और बात बताई, वो कमाल की बात ये कि जी हमने पिछले 7 साल से अपनी फीस रिवाइज नहीं की। अमेजिंग, इज़न्ट इट? और बदनाम मैं सबसे ज्यादा किस चीज पे हूं? बड़ा महंगा, बड़ा महंगा। मैं बिल्कुल महंगा नहीं हूं। आप जब कंपेयर करें लल्लू पंजुओं को जिनके पास आप जाते हैं और फिर 3-3 4-4 दफा एप्लीकेशंस डालते हैं, तो आप मेरे से बहुत ज्यादा पैसे उनको दे देते हैं। एक दफा करें, सही करें, डू इट वंस, डू इट प्रॉपर्ली। एक मारो, सॉलिड मारो, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। उससे पहले अगर मौका मिला, हिम्मत पड़ी, तो उससे पहले भी कर लेंगे शायद अगले हफ्ते। ईद के बाद मेरा ख्याल है एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। अभी तो जरा एनर्जी लेवल लो हुआ है, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, जरा थोड़ा सा कॉफी शॉफी अंदर जाएगी तो मजा आएगा। फिर अभी रोजे के अंदर जरा धीमा धीमा चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दोबारा बात होगी बहुत जल्दी। खुदा हाफिज।